नशिस्त गाह में मिश्रा मेरा इंतजार कर रहा था। कहाँ रह गए थे रोहित जी? उस जर्मन बुढ़े के पास आपका बहुत दिल लगता है। मैंने खुश दिली से कहा, बहुत खुश मिजाज और जिंदा दिल इंसान है मिस्टर कर्ट, मुझ पर बहुत शफकत करते हैं। उसने मेरी बात सुनकर मानी खेज लहजे में कहा, हाँ वैसे भी वो तो तुम्हारे बहुत काम आ सकते हैं। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बेतरह धड़का। कर्ट टैंक से हासिल करदा दोनों चीजें अब भी हाथ में जकड़े तकिए के खिलाफ में मौजूद थी। मैंने उसकी बात नजरअंदाज करते हुए कहा, मैं कुछ देर के लिए इजाजत चाहूंगा मिश्रा जी। इस अचकन में सारा दिन जकड़े जकड़े मेरा जिस्म अकड़ गया है। मैं लिबास बदल कर आता हूँ। इससे पहले कि वो कुछ कहता मैं अपने ठिकाने की तरफ चल दिया। नहा धोकर आरामदेह लिबास जेबतन करके बाद में वापस लौटा तो मिश्रा को वहीं बराजमान पाया। सिर्फ इतना फर्क था कि वो उस लम्हा नशा आवर मशरूब की चुस्कियां भर रहा था। उसने मुझे भी जाम बनाने की दावत दी, लेकिन मैंने इनकार करके पूछा, ये बताएं आपकी बेगम साहिबा कहाँ हैं? आपको तन्हा पीते देखकर कुछ अच्छा नहीं लगता। उसने हल्का सा कहकहा लगाकर कहा, जब से आई हैं किचन में हुक्म चला रही हैं। आपकी शानदार अलविदाई ज़ियाफत का एहतमाम किया जा रहा है। वैसे ख़वातीन की तवज्जो हासिल करने के मामले में बहुत खुशकिस्मत हैं आप। मैंने कहा, ये गलत फहमी कैसे हुई आपको? उसने मानी खेज मुस्कुराहट के साथ कहा, ये गलत फहमी नहीं है रोहित जी, ये नाचीज खासा नालायक है, लेकिन आंखें बखूबी काम करती हैं। मैंने कहा, फिर भी कुछ तो पता चले कि आपने ये मौजू इस मौके पर खुसूसन क्यों छेड़ा है। बिलाखिर उसने उदास सी मुस्कुराहट के साथ बात आगे बढ़ाई। बोला, गुज़श्ता 3 साल के दौरान में दर्जन भर बार विजया रानी से मेरी मुलाकात हुई। कई बार खासी देर आपस में बातें करने का मौका मिला, लेकिन उसने मेरी कोशिश के बावजूद कभी तकल्लुफ की दीवार न गिरने दी, कभी मेरी सताइश भरी नजरों को पजीराई नहीं बख्शी। इतना कहकर उसने चंद लम्हों का तवक्कुफ किया। मैंने सवालिया नजरों से उसे देखा, जाने उसकी इस बात का क्या मतलब था। वो एक बार फिर पजमुर्दगी से मुस्कुराया और शिकस्त खूरदा लहजे में बोला, मैं जिया महल से वापस लौटा तो राजमहल के मैनेजर रविचंद्र से मेरी बात हुई थी। वो हैरानी का इजहार कर रहा था कि विजया रानी पहली ही मुलाकात में तुमसे इतनी बेतकल्लुफी और यगानगत से बातें कर रही थी जैसे तुम दोनों में बरसों पुरानी वाकफियत रही हो। मिश्रा की बात सुनकर मुझे बेसाख्ता हंसी आ गई थी, लेकिन मैंने किसी न किसी तरह खुद को कहकहा लगाने से बाज रखा, बल्कि चेहरे पर मुस्कुराहट भी नहीं आने दी। इस कोशिश में कई लम्हे सर्फ हो गए। मिश्रा भी इस दौरान में गालिबन अपनी महरूमी मजीद अया होने से छुपाने के लिए खामोश रहा। मैं उसकी दिली कैफियत समझ सकता था। वो अपने आप को अच्छा खासा वजीह, बल्कि शायद फिल्मी हीरो टाइप की शख्सियत समझता था। विजया रानी खुद कितनी भी जाजिब नजर शख्सियत और आला खानदानी पस मंजर की हामिल खातून हो, मिश्रा जैसी सतही सोच रखने वाली शख्सियत की नजर में तो विजया रानी की पुख्ता उम्र और 4 अच्छी खासी उम्र की बच्चियों की माँ होना उसे निस्बतन आसान शिकार बनाकर पेश करता होगा। ऐसे में उस बजो में खुद छैल छबीले लखनऊ के बांके का उसकी नजर करम से महरूम रहना बजा तौर पर एक सदमे और इज्जत नफ्स पर ज़रब की हैसियत रखता होगा। मैंने देखा कि वो बाकायदा जवाब तलब नजरों से मेरी तरफ देख रहा है। मैंने बादल नखास्ता सरसरी से लहजे में कहा, विजया रानी साहिबा तो महज एक मेहमान की हैसियत से मेरी इज्जत अफजाई कर रही थी। इत्तेफाक की बात है कि वो राजमहल की मुतालगाह में पहुंची तो मैं वक्त गुजारी के लिए रविंद्रनाथ टैगोर का नॉवल पढ़ रहा था। उनकी नजर पड़ी तो खुशी का इजहार करते हुए बताया कि उन्हें भी ये नॉवल बहुत पसंद है। बस इस तरह गुफ्तगू का सिलसिला निकल आया। उन्होंने एक वजादार मेजबान की तरह मेरी दिलजुई की बातें की। सारा किस्सा बस इतना ही है। खुदा जाने मिश्रा ने मेरी बातों का कितना यकीन किया और किस हद तक कायल हुआ, ताहम मुझे उसकी कोई खास परवाह नहीं थी। वैसे भी मैं सरस्वती देवी की आमद से पहले मिश्रा की गुफ्तगू को जल्द से जल्द एक अहम तरीन मौजू की तरफ ले जाना चाहता था। लिहाजा कदर तवक्कुफ के बाद मैंने उसे मुखातिब करके कहा, मैं शायद हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ मिश्रा, लेकिन तुम ये बात जहन में रखना कि मेरी अदम मौजूदगी में भी मेरे साथियों की नजर में रहोगे। खास तौर पर कमांडेंट हाउस की छत पर सुकूनती के साथ तुम्हारी रंगरलियों को कैमरे की आंख के जरिए महफूज करने वाला मेरा दस्तेराज तो यूं समझो हर वक्त तुम्हारे आसपास ही है। ये कहकर मैंने मिश्रा के तासुरात का जायजा लिया। उसके चेहरे की रंगत मुझे यकलख्त फीकी पड़ती नजर आई। चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद मैंने बात आगे बढ़ाई। कहा, ये सब बताने का मकसद तुम्हें ये याद दिलाना है कि मेरे जाने के बाद भी तुम्हारे गले में हमारा नजर न आने वाला फंदा मौजूद है और हमें जब भी जरूरत पड़ी तुम्हें हमारी हर हिदायत पर बिला चूचरा अमल करना होगा। बसूरत दीगर अपने इबरतनाक अंजाम के तुम खुद जिम्मेदार होगे। मुझे लगा कि मेरे बेलचक लहजे और बेमहर अल्फाज ने उसका खून निचोड़ लिया है। वो कुछ देर तक गुमसुम रहा। उसने पजमुर्दगी से असबात में गर्दन हिलाने पर इक्तिफा किया। इस मौके पर मैंने उसकी कुछ दिलजुई मुनासिब समझी। कहा, लेकिन तुम इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहो मिश्रा जी कि तुम्हारी तरफ से गैर मशरूत तामील के बावजूद तुम्हारा कोई राज कभी मंजर आम पर लाकर तुम्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है।
ऐसी कोई गैर पेशा वराना हरकत हमसे हरगिज सरजद नहीं होगी। वैसे अगर तुम अपनी उन सरगर्मियों को महदूद कर दो तो खुद तुम्हारे हक में बेहतर होगा। वो बकरे की माँ वाला मुहावरा तो जरूर सुना होगा तुमने। वो जवाब में नजरें चुरा कर रह गया। कुछ ही देर में सरस्वती देवी ने वहाँ का चक्कर लगाया तो मुझे देखकर खुश हो गई। उसने बताया कि खाना कुछ ही देर में तैयार हो जाएगा। सिर्फ लवाजिम की तैयारी बाकी थी जो वो शकुंती को सौंप आई थी। वो लिबास बदलने अपने कमरे में चली गई और मिश्रा मुझे साथ लिए डाइनिंग रूम में आ गया। उसके चेहरे पर अब भी तनाव के कुछ आसार बाकी थे, लेकिन उसने जल्द ही खुद को संभाल लिया। सरस्वती देवी ने रात के खाने में कुछ ज्यादा ही एहतमाम कर डाला था। बोटी कबाब, पतीली कबाब, कोरमा, बिरयानी और कई तरह के मीठे और 3 इक़साम की रोटियां। सभी कुछ लजीज था, लिहाजा मैंने दिल खोल कर तारीफ की। खुश होकर ऐलान किया गया कि कल रात इससे भी ज्यादा पुरतकल्लुफ ज़ियाफत होगी, जिसमें उन खानों से मेरी तवाज़ु की जाएगी जो वक्त की कमी की वजह से आज तैयार नहीं किए जा सके। इस पर मैंने इंतहाई आजिज़ाना दरखास्त की कि इस दर्जे करम नवाजी से गुरेज किया जाए। कहीं मेदे का निजाम दरहम बरहम होने की वजह से उड़न खटोले की बजाय मुझे बिस्तर की सैर न करनी पड़ जाए। सरस्वती ने मेरी इल्तिजा कबूल कर ली, लेकिन मेरे लिए यकीन करना मुश्किल था कि कल रात के दस्तरखान पर वाकई सादा खाना होगा। खाने के बाद हम गर्म ठंडे मशरूब से लुत्फानंदोज हुए देर तक गपशप लगाते रहे। बिलाखिर मुझे ही उनसे इजाजत तलब करना पड़ी। मुझे अगली रात भी कमांडेंट हाउस में ही गुजारनी थी, लेकिन मैंने आदतन अपना सारा खुफिया सामान एक ही कैनवस बैग में इकट्ठा करके मसहरी के सरहाने अपने दरियाफ्त करदा खुफिया ठिकाने पर छुपा दिया। अलबत्ता लोडेड पिस्टल और 2 इजाफी मैगजीन मैंने एहतियातन बाहर ही रहने दिए। अगली सुबह नाश्ते के फौरन बाद मैं अपनी मोटरसाइकिल पर सुरंजन दास की तरफ निकल गया। वो कुछ ही देर पहले जागा था और नाश्ते से बस फारिग ही हुआ था। मुझे देखकर वो खुश हो गया, ताहम ये जानकर मलूल हो गया कि मैं अगले रोज गालिबन हमेशा के लिए वहाँ से रुखसत हो रहा हूँ। मैंने उसे दिलासा दिया और तमाम तर मुश्किल हालात का पामर्दी से सामना करते हुए जिंदगी गुजारने की तलकीन की। इस पर उसने थकी थकी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं कोशिश करूंगा रोहित भैया। बात यह है कि मेरा दिन में काम और शाम क्लब में गुजर जाती है, परंतु रात को जब घर वापस लौटता हूँ तो अकेलापन नाग देवता बनकर छाती पर बैठ जाता है और नशा न करूँ तो अक्सर आंखों में रात बीत जाती है। मैंने उसकी बात सुनी तो जहन में अचानक एक ख्याल आया। कहा, यार सुरंजन, एक बात बताओ, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? घर की वीरानी दूर हो जाएगी और तुम्हें दुख सुख में साथ निभाने वाला जीवन साथी भी मिल जाएगा। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। बोला, जवानी का जमाना था तो हर कन्या केवल बदन की भूख मिटाने वाला सौदा लगती थी। जब उम्र बढ़ी तो आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मेरा घर बसाने की चिंता करता। इसी चक्कर में बालों में सुपेदी उतर आई है। अब इस गोरख धंधे में उलझने का क्या फायदा? मैंने कहा, ऐसा न कहो सुरंजन, सहारे की जरूरत तो आखिरी सांस तक रहती है और फिर तुम कौन सा बूढ़े हो गए हो। कोई कंवारी कन्या न सही, कोई पक्की उम्र की सुघड़ महिला देखकर अपना घर बसा लो। तुम्हारे दुख सुख भी बटाएगी और रसोई भी संभाल लेगी। मेरी बात सुनकर वो एक बार फिर बेदिली से मुस्कुराया। बोला, लेकिन ऐसी महिला मैं कहाँ से ढूंढूं? मैंने बताया था ना कि मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। मैंने कहा, मेरी नजर में ऐसी एक महिला है जो समझदार और घर गृहस्थी संभालने में माहिर भी है और उसे खुद भी किसी पुरुष साथी के सहारे की जरूरत है। शक्लो सूरत और कद काठ भी मुनासिब है। अगर मैं उसे मना लूं तो क्या तुम उससे विवाह कर लोगे? उसने यकलख्त पुरजोश लहजे में कहा, हाँ रोहित भैया, क्यों नहीं। मैंने धीमे लहजे में कहा, ठीक है, परंतु इससे पहले तुम मेरी कुछ बातें गौर से सुन लो। अगर तुम्हें ये बातें मंजूर हैं तो फिर मैं तुम्हारे लिए उससे बात करूंगा। मुझे विश्वास है कि वो राजी हो जाएगी। उसने जल्दी से कहा, कौन सी बातें रोहित भैया? मैंने कहा, देखो सुरंजन भैया, हम सब की साथ में ऐसी कमजोरियां और दाग धब्बे होते हैं जिनको केवल हम ही जानते हैं। मेरे जीवन की भी कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनको मैं सबसे छुपा कर रखना चाहता हूँ। ऐसा ही तुम्हारे साथ भी होगा और तुम्हारे जीवन में शामिल होने वाले किसी भी फर्द से साधु, अवतार या सती सावित्री होने की आशा रखना ठीक नहीं होगा। मेरी बात का मतलब समझ रहे हो ना? सुरंजन ने मेरी बात सुनकर असबात में सर हिलाया। मैंने बात आगे बढ़ाई। कहा, ये सब कहने से मेरा मतलब ये है कि तुम जब महिला को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का फैसला करो तो फिर तुम्हें उसके पिछले जीवन को भुलाकर ये करना पड़ेगा और यही तुम्हारी होने वाली पत्नी को करना पड़ेगा। मुझसे वादा करो कि मैं जिस महिला को तुम्हारी पत्नी बनाना चाहता हूँ उसके बारे में तुम्हें बाद में कोई ऐसी वैसी सच्ची झूठी बात पता लग भी जाए तो तुम उस पर ध्यान नहीं दोगे। मैं इसके बदले में तुम्हें ये गारंटी देता हूँ कि तुम्हें अपनी पत्नी से किसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। चंद लम्हे सोचने के बाद सुरंजन ने मजबूत लहजे में कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ रोहित भैया कि मैं भी अपनी पत्नी को घर की रानी बनाकर रखूंगा और उसे कभी कोई दुख नहीं दूंगा।
उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराया और कहा, तो फिर ये तुम्हारे घर की रानी एक राजकुमार को भी साथ लेकर आएगी। उस बच्चे के साथ मिर्गी का रोग लगा हुआ है, लेकिन मुझे भगवान पर विश्वास है कि वो जल्द ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वैसे भी उसकी माँ तुम पर उसकी देखभाल का बोझ नहीं डालेगी। उसने जल्दी से कहा, ऐसा न कहो रोहित भैया, जब उसकी माता मेरी जीवन साथी बन गई तो हमारे दुख सुख भी साझे होंगे। मैं उस बालिक को अपना ही पुत्र समझूंगा और उसकी अच्छे से देखभाल करूंगा। मैंने कहा, फिर ठीक है, मैं अभी जाकर उस महिला से बात करता हूँ, शायद तुम उसे जानते भी होगे। एयर कमांडेंट मिश्रा की बावर्ची सुकुंती देखी है कभी? सुरंजन दास ने जहन पर जोर डाला और फिर चौंक कर कहा, हाँ, कमांडेंट हाउस में मिश्रा जी के सामने पेशियों के समय 2 बार मिला हूँ। एक बार थोड़ी बात भी हुई है, परंतु वो तो तेज स्वभाव और नखरे वाली महिला है। मुझे तो वो घास डालने को तैयार नहीं थी। उसकी बात सुनकर मैं हंसा। कहा, अगर ऐसी अकेली और बेसहारा औरतें सबको घास डालने लग जाएं, तो उनके पीछे दिल फेंक मर्दों की कतार लग जाएगी सुरंजन भाई। बहरहाल मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर तुम उसे पूरा सम्मान देकर पत्नी बनाने के लिए तैयार हो तो मैं उसे भी आमादा कर लूंगा। सुरंजन दास ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे उसके लहजे में अब खासा गहरा इश्तियाक महसूस हुआ था। मैंने उसे कहा कि वो 1-2 दिन में कमांडेंट हाउस जाए और बेफिक्र होकर सुकुंती के हवाले से सरस्वती से बात करे। बाकी मामलात वो खुद संभाल लेगी। उसे तसल्ली देकर मैं कमांडेंट हाउस वापस आ गया। मिश्रा दफ्तर जा चुका था और सरस्वती देवी गालिबन नींद पूरी करने के लिए अपने कमरे में चली गई थी। मैं सीधा बावर्ची खाने की तरफ चला गया। वो गालिबन अभी अपने कामों से फारिग हुई थी। मुझे देखकर वो चौंकी। मैंने उसे सुरंजन दास की तरफ से शादी का पैगाम दिया। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक उसने उस तजवीज के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत की, लेकिन मैं उस पर जोर डालता रहा और सुरंजन दास की तरफ से हर तरह की यकीन दहानी करवाई। बिलाखिर वो मेरी तरफ से इस जमानत पर रजामंद हो गई कि ये शादी सरस्वती देवी की निगरानी में होगी और सुरंजन दास को राह रास्त पर रखना भी उसी की जिम्मेदारी होगी। मैं अपने कमरे में चला गया। लगभग 2 घंटे बाद लाइब्रेरी वाले दरवाजे पर आहट हुई। मैंने चौंक कर देखा तो सरस्वती को अंदर दाखिल होते हुए पाया। मैंने तपाक से उसका खैर मकदम किया, लेकिन जब उसने हाथ में पकड़े हुए कई पैकेट सामने वाली मसहरी पर ढेर किए तो मैंने हैरानी से पूछा, ये सब क्या है सरस्वती जी? उसने बेपरवाही से कहा, कुछ नहीं, चंद तहाइफ हैं जो यहाँ से जाने के बाद शायद कुछ दिन हमारी याद दिलाते रहेंगे। मैंने एहतजाज आमेज लहजे में कहा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी सरस्वती जी? आपकी मेहरबानियां तो वैसे भी मुझे उम्र भर याद रहेंगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपको अच्छी तरह पता है कि हम हर मामले में अपनी मनमानी करते हैं, इसलिए आपका एहतजाज बेसूद रहेगा। बस इतनी दुआ है कि हमारा इंतखाब आपको पसंद आ जाए। मैंने कहा, चलें, अगर आपकी यही खुशी है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आपको मेरी खुशी अजीज है तो मेरी एक फरमाइश और पूरी करनी पड़ेगी। उसने शाहाना लहजे में कहा, हम बगैर सुने आपकी वो फरमाइश पूरी करने का वादा करते हैं, बताइए। मैंने सुरंजन दास और सुकुंती की शादी की बात की तो वो यकलख्त खुश हो गई। बोली, ये तो आपने हमारे मतलब की बात कर दी। हम तो उस कलमुही को खुद अपने घर से निकाल बाहर करने के लिए बेताब थे। ये भला काम तो हम पहली फुर्सत में करेंगे, बल्कि इस शादी के तमाम इखराजात भी अपने पल्ले से अदा करेंगे। मैंने कहा, इससे अच्छी बात तो कोई और हो नहीं सकती, लेकिन वादा कीजिए कि मिश्रा से कहकर सुकुंती की मुलाजिमत पर कोई आंच नहीं आने देंगी और न ही सुरंजन दास के खिलाफ कोई कार्रवाई होने देंगी। उसने कहा, आपकी हर ख्वाहिश सर आंखों पर। ये दोनों काम हम बखुशी अपने जिम्मे लेते हैं, लेकिन हम उन दोनों की शादी की तैयारी आज ही से शुरू कर देते हैं। दोनों को बहुत भारी सलामी देंगे हम। मैंने मुतमईन लहजे में कहा, आपने तो मुझे बेफिक्र कर दिया है मोहतरम खातून। हम आपकी जिंदगी में खुशियों की फरावानी के लिए हमेशा दुआ गो रहेंगे। मैंने आखिरी जुमला खासी खुश दिली से अदा किया था, लेकिन ये अल्फाज सुनते ही सरस्वती यकलख्त उदास हो गई। मैंने उसकी आंखों में नमी की चमक देखी, लेकिन उसने खुद को बिखरने नहीं दिया। बोली, भगवान करे आपकी ये दुआ भी पूरी हो। आप जैसे भले आदमी का हर लफ्ज अपने अंदर असर रखता है। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया तो जज्बात से बोझल चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद उसने ठहर ठहर कर कहा, अब आप यहाँ से रुखसत होने की तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं तो हम अपने दिल की चंद राज की बातों में आपको शरीक करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करते, क्योंकि हमें यकीन है कि हमारी ये निजी बातें हमेशा आप ही तक महदूद रहेंगी। जवाबन कुछ कहने की बजाय मैंने उसके बोलने का इंतजार मुनासिब समझा। चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद उसने कहा, जब आपसे पहली बार हमारा आमना सामना हुआ था तो आप हमें बहुत अच्छे लगे थे। वजीह, बावकार, खुश लिबास, खुश कलाम। एक तवील अरसे बाद हमें किसी मर्द की शख्सियत में ऐसी गैर मामूली कशिश महसूस हुई। हमें नौमरी से ही अपने हुस्न के अनगिनत पुजारी मिलते रहे हैं और हमारा ये एतमाद बेजा नहीं है कि हम किसी मर्द पर अपनी तौबा शिकन अदाओं का जादू चलाएं तो उसे अपने कदमों में झुकाना हमारे लिए कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं। वो चंद सानियों के लिए खामोश हुई और एक बार फिर उसी ख्वाबनाक से लहजे में गोया हुई
بولی ابتدا میں آپ نے دبے دبے لفظوں میں ہمارے حسن و جمال کی پذیرائی کی تو ہمیں لگا کہ آپ ہمارے لیے ایک آسان شکار ثابت ہوں گے۔ ایک عورت کی حیثیت سے یہ الفاظ ادا کرنا حد درجے معجوب لگتا ہے، لیکن چونکہ ہم دیانتداری کے ساتھ اپنی بات آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم نے دل ہی دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ اگر آپ ہماری جسمانی قربت حاصل کرنے کے لیے پیش قدمی کریں گے تو ہم آپ کی حوصلہ شکنی نہیں کریں گے۔ یہاں یہ بھی درست ہے کہ آپ کی مردانہ وجاہت اور صنفی کشش کے ساتھ ساتھ ہماری آپ کی طرف مائل ہونے میں مشرا سے جذبہ انتقام بھی شامل تھا، جو گزشتہ 10 سالوں سے مسلسل نہایت ڈھٹائی سے مجھ سے بے وفائی کا مرتکب ہو رہا ہے اور اسے بطور مرد اپنا حق سمجھتا ہے۔ اس نے ایک بار شاید اپنے جذبات پر قابو پانے کے لیے چند لمحوں کی خاموشی اختیار کی، پھر بولی لیکن پھر مسلسل ملاقاتوں اور باتوں کے نتیجے میں ہمیں اندازہ ہوا کہ آپ ہمیں پسند تو ضرور کرتے ہیں لیکن جسمانی طور پر ہمارے قریب آنے سے کنی کتراتے ہیں۔ پھر آپ نے اپنی گفتگو اور ہم سے برتاؤ سے ہم پر ایک ایسا راز منکشف کیا جس سے ہم آج تک لا علم تھے، اور وہ یہ کہ آپ ہمارے حسن کو جتنا سراہتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ شدت سے ہمارا احترام کرتے ہیں، اور ہمارے مابین کسی ناجائز تعلق کو ہم دونوں کے مرتبے سے بہت کم تر اور نیچ گردانتے ہیں۔ بس اس دن سے آپ کی عزت اور مرتبہ ہماری نظروں میں اتنی بلندی تک پہنچ گیا کہ ہم نے اس کے بعد آپ کے بارے میں کسی بھی سطحی سوچ کو اپنے ذہن سے ہمیشہ کے لیے نکال باہر کیا۔ سرسوتی کی باتوں سے زیادہ اس کا انداز تکلم مجھے مسحور کیے دے رہا تھا۔ وہ خواب کسی کیفیت میں بات کر رہی تھی اور مجھ پر جمی اس کی آنکھوں میں عجب دھوپ چھاؤں کی سی کیفیت تھی۔ آخری جملے تک پہنچتے پہنچتے اس کی آواز نامالود ہو چکی تھی۔ میں فوری طور پر فیصلہ کرنے سے قاصر رہا کہ جواب میں کیا کہوں، کن الفاظ میں رد عمل ظاہر کروں۔ اس نے چند لمحوں تک میرے جواب کا انتظار کیا، پھر خود ہی اپنی بات آگے بڑھائی۔ بولی مشرا جیسے جسم کے پجاری مرد کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ عورت کسی مرد کی وجاہت سے مغلوب ہوتی ہے، نہ اسے دولت اور محبت کا جھانسا مرد کی تابع بناتا ہے۔ کسی بھی عورت کی سب سے پہلی طلب غیر مشروط مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ اسے عزت دی جائے، اس کی شخصیت کو سچے دل سے تسلیم کیا جائے، صرف جسم نہیں اس کی سوچ، اس کے جذبات کی بھی قدر کی جائے۔ ایسے مرد کو عورت دل ہی نہیں روح میں بھی بسا لیتی ہے۔ سرسوتی کی آواز جذبات سے بوجھل ہوتے ہوتے بالکل معدوم ہو گئی، پھر وہ یکلخت اپنی جگہ سے اٹھی اور لائبریری والے دروازے کی طرف بڑھی۔ مجھے لگا کہ وہ اپنی آنکھوں میں بے ساختہ چھلک آنے والے آنسو چھپانے کے لیے اچانک وہاں سے رخصت ہوئی ہے۔ اس کی کیفیت پر خاصی دیر تک سن بیٹھا رہا۔ میں اسے دلاسا دینا چاہتا تھا، اس کی دلجوئی کرنا چاہتا تھا، لیکن بروقت مناسب الفاظ تلاش کرنے میں ناکام رہا۔ ویسے بھی بعض محرومیاں، کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جن پر الزام کا مرہم کچھ زیادہ پر اثر ثابت نہیں ہوتا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور رفتہ رفتہ اپنی جذباتی کیفیت پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے اپنا دھیان بٹانے کے لیے محض تجسس کے تحت سرسوتی دیوی کے لائے ہوئے پیکٹوں کا باری باری جائزہ لیا۔ سرسوتی دیوی ایک انتہائی قیمتی اور نفیس کوٹ پتلون اور قمیض اور ایک مقامی طرز کا ریشمی شلو کا سوٹ کے علاوہ قیمتی ٹائی پن، کف لنکس، ٹائی، موزے اور دیگر کئی چھوٹی موٹی چیزیں خرید لائی تھی۔ ہر چیز میں خلوص، خوش ذوقی اور نفاست کی جھلک نمایاں تھی۔ سرسوتی نے تو اپنی طرف سے جذبہ خیر سگالی کا اظہار کیا تھا، لیکن ان ملبوسات نے میرے ذات سفر میں مزید اضافہ کر دیا، جبکہ میں کم سے کم اسباب کے ساتھ وہاں سے روانہ ہونا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے چند غیر استعمال شدہ ملبوسات شادی کے پیشگی تحفے کے طور پر سرنجن داس کی نظر کر دوں گا۔ ان ملبوسات کی فٹنگ کروانا خود اس کا درد سر تھا۔ فی الوقت میرے پاس کرنے کو کچھ خاص کام نہیں تھا، چنانچہ میں نے فارغ وقت کو اپنے اسباب سفر کو حتمی شکل دینے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ خاصی سوچ بچار کے بعد میں نے اپنا سارا سامان 2 سفری بیگوں میں یکجا کرنے کا فیصلہ کیا۔ نسبتاً چھوٹے کینوس بیگ میں اپنا حساس ساز و سامان چند ملبوسات کے درمیان پوشیدہ کرنے کے بعد میں نے سرنجن داس کے لیے منتخب کیے ہوئے ملبوسات الگ کر کے باقی سارے جوڑے نسبتاً بڑے چرمی بیگ میں ڈال لیے۔ البتہ اپنا لوڈڈ پسٹل اور اضافی میگزین میں نے بستر کے سرہانے والی خفیہ جگہ ہی پوشیدہ رہنے دیے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ پرواز کے لیے روانہ ہوتے ہوئے انہیں وہیں چھوڑ جاؤں گا۔ اسلحے کے ساتھ مسافر طیارے میں سوار ہونے کی کوشش مجھے کسی بڑی مصیبت میں پھنسا سکتی تھی۔ ساز و سامان لپیٹنے سے فارغ ہو کر میں نے اپنے پاس موجود نقدی کا جائزہ لیا۔ میرے پاس اس وقت 4000 روپے سے کچھ کم رقم موجود تھی۔ اس زمانے میں جبکہ لگ بھگ 11000 روپے میں برانڈ نیو فیٹ کار خریدی جا سکتی تھی، یہ اچھی خاصی رقم تھی، تاہم میں مزید رقم کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ میں ان میں سے 1500 روپیہ سکھنتی کے حوالے کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، جس سے میرے پاس موجود رقم خاصی کم ہو جاتی۔
जबकि दिल्ली पहुंचने के बाद मैं एक अच्छी सी टैक्सी भी खरीदने का इरादा रखता था। मेरे तजुर्बे के मुताबिक किसी भी शहर में बिला रोक टोक घूमने फिरने के लिए टैक्सी और ऑटो रिक्शा चलाने से उम्दा कोई तरीका नहीं था, जबकि वक्फे वक्फे से किराए की गाड़ी का भाड़ा भरने की जहमत से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये था कि इस्तेमाल शुदा टैक्सी खरीद ली जाए, जिसे किसी भी वक्त फरोख्त करके अपनी रकम खरी की जा सकती थी। कुछ सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अब जबकि मैं यहाँ से हमेशा के लिए रुखसत होने वाला हूँ, तो जबान बंद रखने के मुआवजे के तौर पर लांबा से अपने हिस्से की रकम बैक वक्त वसूल कर लेने में कोई हर्ज नहीं। हो सकता है उसे इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त करने में वक्त लग जाए, लिहाजा मुनासिब यही है कि मैं अभी जाकर उस तक अपनी फरमाइश पहुंचा दूं। इस फैसले तक पहुंचते ही मैं हत्तुल इम्कान तेज कदमों से अपनी मोटरसाइकिल तक जा पहुंचा। कुछ ही लम्हों के बाद मेरी गाड़ी लांबा की तलाश में रवां दवां थी।